नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम राजस्थान जीके की जो नया बैच चल रहा है ज्योग्राफी का, और उसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरुआत करेंगे राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियाँ कौन कौन सी है और कौन सी किस प्रकार की है, कितने भागों में बांटा गया है, सब देखेंगे। देखिए राजस्थान की नदियाँ। सबसे पहली बात, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ये आती है अरावली। इस अरावली को जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली को क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा। ये एक जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। क्यों, कैसे, देखिए। अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व की तरफ जो नदियां बहती है, यहाँ पर जो भी नदियां बहेगी वो नदियां अपना जल है वो ले जाकर डालेगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ डालेगी? बंगाल की खाड़ी में। और जो नदियां इसके इस तरफ है, पश्चिम साइड, अरावली के पश्चिम की तरफ है, वो अपना जल ले जाकर डालेगी अरब सागर में। कहाँ? कुछ अरब सागर में जल ले जाकर डालेगी। ठीक है, तो ये रहता है, इसलिए इसको कहते हैं जल विभाजक। ठीक है ना। तो इसका इस तरफ का तो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और इस तरफ का किस में जाएगा? आपके अरब सागर। ये बात है। और पूरे भारत में जो जल है, टोटल जितना भी जल है भारत में, उसका जो सतही जल, ठीक है ना, सतह पर जो जल स्थित है पूरे भारतवर्ष में, उसका 1.16% भाग है वो राजस्थान में। भारत के सतही जल का 1.16% भाग राजस्थान में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता चल गई। अब देखिए, हमने नदियों को पढ़ने के लिए इनको 3 भागों में बांट रखा है। एक अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है वो नदियाँ, और एक है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी को अपन ने बांटा है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अब 3 कौन कौन से हैं? एक तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। ठीक है, आप इनको साथ साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ में, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको तो बस बढ़िया तरीके से क्या करना है? रीड करना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी अभी मत लेना, मैंने इनको अलग से सिस्टमेटिक ढंग से लिख रखा है। मैं बीच में जब ये टॉपिक रहेगा तो बीच बीच में मैं बोलूँगा आपको कि यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, तो वहाँ पर एकदम व्यवस्थित राइटिंग से लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी आपका समय है वो कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, इसके लिए मैं इसको जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करूँगा। देखो, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी की ओर होता है कि ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, और ये अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। ठीक है ना, या अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, ऐसे। और इधर आती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब आप बोलोगे कि सर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ क्या होती है? पहले तो ये बताओ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ी है, यहाँ से कोई नदी निकली, और वो नदी आगे जाकर कहीं पर भी रेत में, जमीन में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है, भूमि में समाहित हो जाती है, गायब हो जाएगी वहां जाकर के, समाहित हो जाती है, मतलब आगे ऐसे पानी फैल जाएगा और वहीं पर समाप्त। तो उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। ऐसी नदियों का उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, ये फिक्स है कि यहां से निकलेगी। अब लेकिन इनका समाप्ति स्थल फिक्स नहीं होता, क्योंकि ऐसे मैदानों में ऐसे पानी है वो फैल जाता है। ठीक है, और वहां पर ये क्या हो जाती है? समाप्त। अब आप कह नहीं सकते कि यहां समाप्त हुई, या इससे 10 किलोमीटर आगे जाकर कोई एक धारा 10 किलोमीटर आगे जाकर वहां पर समाप्त हो जाती। तो इनका उत्पत्ति स्थल तो निश्चित होता है, लेकिन इनका समाप्ति स्थल है वो निश्चित नहीं होता है। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, अब अपन इन नदियों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या मतलब है इन नदियों का। तो देखो, अरब सागर की ओर टोटल नदियां, उनमें से जो 16%, जैसे टोटल नदियों का 100% जल मान लो, राजस्थान में बहने वाला, राजस्थान की जो नदियों का 100% जल है, उसमें से 16% तो अरब सागर की ओर चला जाता है, 24% बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है, और शेष बचा 60% भाग है ना, वो आंतरिक प्रवाह की नदियों में। ठीक है, अब अपन देखते हैं
कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी। ठीक है, तो इसमें एक आएगी आपकी लूणी नदी, एक आएगी आपकी माही नदी, एक आएगी आपकी साबरमती नदी और एक आएगी आपकी पश्चिम बनास, सॉरी साबरमती होगा, साबरमती। ठीक है, और एक है आपका पश्चिम बनास, पश्चिमी बनास। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है, जैसे चंबल हो गई, बनास हो गई, ठीक है ना, काली सिंध हो गई, गंभीरी हो गई, सीप हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध, गंभीरी, पार्वती और सीप। चलो ये हो गया। अब देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियों में कौन कौन सी आएगी आपकी, मेंथा, खारी, ये सारी इसमें आएगी, रूपनगढ़, खंडेला, ठीक है ना, खारी आ गई, सॉरी खंडेला क्या, खारी आ गई, मेंथा आ गई, साबी आएगी, रूपारेल आ गई, काकनई आ गई, रूपारेल, काकनई, ये घग्गर नदी वो तो सबसे मोस्ट है, घग्गर नदी आ गई। ठीक है, घग्गर। इसके अलावा कांतली आ गई, कांतली नहीं लिखी अभी तक, कांतली लिख लो, साबी, रूपारेल, काक नहीं आ गई, रूपनगढ़, मेंथा, खारी, ये नदियाँ। ठीक है ना, कांतली, ऐसे तो ये नदियाँ हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, तो ऐसी बात है। अब अपन ने ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये वाला जो बोर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर डाटा, इसको एक बार आप बढ़िया तरीके से, तो देखो आप कहाँ कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, पहला स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए मैं पीछे हट जाता हूँ, आप आराम से ले लीजिए, ये लो एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके बाद में देखिए अरावली, हाँ आराम से ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व की ओर की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में, और वह पश्चिम की ओर की नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं। ठीक है, और राजस्थान में भारत का 1.16% सतही जल है। टोटल सतही जल का 1.16% है वो आपके राजस्थान में। राजस्थान में भारत का 1.16% सतही जल है। आगे बात समझ में, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में आप ये जो चीज़ है इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, इसके बजाय आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इसके बाद में ये चीज़ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी, लूणी, साबरमती, माही, पश्चिम बंगाल। और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ कौन सी है, चंबल, बनास, काली सिंध, गंभीर, पार्वती एंड सीप। ठीक है, और अंत्य प्रवाह की नदियाँ, अंत्य प्रवाह की जो नदियां हैं राज्य के लगभग 60% भाग पर है। कौन कौन सी, गग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, काकनई, रूपनगढ़, मेंथा एंड खारी। ठीक है, तो ये मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। चलिए अब इसके आगे अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अंत्य प्रवाह की नदियां, ये पढ़ेंगे। और इसमें भी सबसे पहले नदी कौन सी लेंगे, इसमें भी सबसे पहली नदी लेंगे अपन गग्गर। गग्गर नदी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, हेडिंग लगाते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, अब देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी होती है, वे नदियां जो जिनका उद्गम स्थल फिक्स होता है लेकिन समाप्ति स्थल फिक्स नहीं होता है। ये एक जगह से उद्गम होने के बाद इनका ये आगे जाकर रेत में कहीं पर भूमि में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो ये चीज़ लिखनी होती है, ठीक है ना। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, अपने को लिखी हुई मिल जाएगी। अब अपन लेते हैं नंबर 1 पर घग्गर नदी। पहले घग्गर नदी को समझते हैं कि इसका कहाँ से क्या नाम है क्या नहीं है, तो उस चीज़ को अपन समझेंगे। घग्गर नदी, तो देखिए ये सब कुछ लिख रखा है, अभी आप साथ साथ लिखना मत, आप बढ़िया तरीके से देखना, आगे सब कुछ डिटेल से मैं फिर बोल दूंगा कि अभी अपन ने इतना पढ़ा है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। तो मैं पहले थोड़ा सा ऐसे रफली डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए क्योंकि हनुमानगढ़ थोड़ा ऊपर रहता ना, ऐसे कर लो।
ये इधर है अपना हनुमानगढ़, ये इधर अपना आ गया गंगानगर, आ गया गंगानगर। देखिए सबसे पहली बात कि घग्गर नदी आखिर निकलती कहाँ है, तो घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है ना। यहाँ से नदी निकलती है, कहाँ से, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश, कालका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ से निकलती है ये नदी। अब देखिए अलग कलर में लेते हैं, यहाँ से निकलती है और यहाँ करती है हनुमानगढ़ में प्रवेश। तो राजस्थान में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में कहाँ से, टिब्बी नाम के कस्बे से, टिब्बी हनुमानगढ़ में ये करती है राजस्थान में प्रवेश, टिब्बी हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो टिब्बी हनुमानगढ़ से। उसके बाद ये हनुमानगढ़ से होती हुई ये जाती है आपके गंगानगर, और गंगानगर से यहाँ आगे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, चलिए अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अपन सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 चीज, हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी का तल है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो तल है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 चीज बहुत ही ज्यादा फेमस। दूसरी, पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हकरा नाम से। नंबर 2 चीज, राजस्थान में ये नदी कितने जिलों में बहती है, तो 2 जिलों में, 1 नंबर हनुमानगढ़ और 2 नंबर गंगानगर, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जब इस नदी में बाढ़ आती है, ज्यादा पानी आता है, तो इसका पानी बहकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, ये चीज है। और इस नदी का क्या क्या नाम है, इसके उपनाम बहुत ज्यादा फेमस है कि इसका उपनाम क्या क्या है, तो इस नदी को आप द्रस्वती नदी, द्रस्वती नदी, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको वापस लिखूं, द्रस्वती नदी, ठीक है। मृत नदी भी कहा जाता है इसको, मृत नदी, और इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती या सरस्वती, ठीक है ना, सरस्वती। ये इस नदी के क्या है, उपनाम है, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या इसके बारे में खास चीजें कि कालीबंगा और रंगमहल, कालीबंगा और रंगमहल, यहीं पे लिख दूं, कालीबंगा व रंगमहल इसी नदी के तट पर, कालीबंगा और रंगमहल इसी नदी के तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। इसी नदी के तट पर, यहां पर इसी नदी के तट पर स्थित है कौन, कालीबंगा और रंगमहल, जो कि आपके जो प्राचीन सभ्यता के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये चीज अपन ने पढ़ी किसके बारे में, घग्गर नदी के बारे में। आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अब अपन ये जो भी अपन ने पढ़ा है, समझा है, इसको क्या करेंगे अपन, देखेंगे कि इसको आगे कहीं पर जो मैंने लिख रखा है बढ़िया तरीके से नोट्स वहां ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। अब देखो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। आंतरिक प्रवाह वाला क्या सिस्टम है इसके बारे में बता दूं, ऊपर आ रहा ना, ठीक है। देखिए ऐसे पूछे आपसे, एक सेकेंड को, चलिए ठीक है। अब देखो आपसे पहले पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब तो आपके होगी कांतली। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली मतलब राजस्थान से ही उद्गम होना चाहिए और राजस्थान में वो क्या हो जानी चाहिए, समाप्त। तो वो तो होगी आपके, जब पूर्णतः लिखा हुआ आ जाए तब वो हो जाएगी आपके कांतली। जबकि ऐसे पूछे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी,
लंबी नदी, तब आपके होगा घग्गर नदी, तब आपकी ये घग्गर नदी आएगी। तो ये कन्फ्यूजेबल जो फैक्ट है वो मैंने आपके पहले ही यहाँ पर लिख दिया, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। आप पैदाइशी ज्योग्राफी से हो तो फिर तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे जैसे है तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन एक बार नोट्स में देख लेते हैं। अब ये चीज़ है, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि भाई जो मैंने अभी यहाँ पर गाथा गाई है ना पूरी, वो गाथा अब लिखी हुई है तो उसका आपको लेना है स्क्रीनशॉट। तो ये गाथा देखो, अंत्य प्रवाह की नदियाँ वह नदियाँ जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत ऑब्लिक भूमि में समाहित हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं। इनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, लेकिन इनका जो समाप्ति स्थल है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यही बात बोली मैंने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। घग्गर नदी, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी, इसको मृत नदी, द्रस्वती नदी और प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवालिक की पहाड़ियां काल का हिमाचल प्रदेश से निकलती है, टिब्बी हनुमानगढ़ में ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है, और ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब इसके आगे की गाथा जो मैंने यहाँ पर लिखी, ये जो मैंने वहाँ पर आपको बताया था वो मैंने सारा लिख रखा है। देखिए, हनुमानगढ़ में इस नदी का जो तल है उसको नाली कहा जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, ठीक है। कालीबंगा और जो रंगमहल स्थल है वो हनुमानगढ़ में इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और राजस्थान में जो दो जिले हैं जिनमें इस घग्गर नदी का प्रवाह होता है वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कौन सी, घग्गर नदी, और इसमें बाढ़ आने पर जो इसका पानी है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। चलो भाई, ये इसमें कंप्लीट, ये अपन ने पढ़ ली घग्गर नदी, ठीक है। एक सेकेंड, ये अपन ने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा है, ठीक है विद्यार्थियों। एक बार फिर से देख लेना आप। वो बीच में क्या मक्खी आ गई, ठीक है ना, ये मक्खियाँ बहुत परेशान करती है, पता नहीं ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से, जिस भी वजह से आती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, देखो, और बीच में आ गए वो, उसके लिए सॉरी। हम व्यवस्था कर तो रहे हैं, अब धीरे धीरे होती होगी व्यवस्था, देखो अचानक से तो होती नहीं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। घग्गर नदी देख ली, अब अपन करेंगे आंतरिक प्रवाह की जो दूसरी नदी है कांतली नदी के बारे में चर्चा। तो मैं लगाता हूं यहाँ पे पॉइंट, कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी का सबसे पहले देखेंगे कि यार ये उद्गम कहाँ से होता है इसका, उसके बाद की बात है, ठीक है ना। तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर। उसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है वो मैं बता देता हूँ कि ये प्रवाह कहाँ से होगा इसका। ये पहले सीकर से निकलेगी, उसके बाद में ये चूरू जाएगी और झुंझुनू की सीमा पर, चूरू झुंझुनू, सॉरी सीकर से जाएगी ये झुंझुनू, बीच में झुंझुनू आएगा ना, सीकर से ये जाएगी झुंझुनू, और उसके बाद में ये चूरू की सीमा पर हो जाएगी समाप्त, की सीमा पर समाप्त, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, सीकर चूरू झुंझुनू शेखावाटी वाला एरिया है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावाटी, तोरावाटी भी कहलाता है, तोरावाटी। आ गई बात समझ में। एक सेकेंड रुकना, मैं इनका कुछ इलाज करता हूं। देखिए इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। अब एक और बात, जो गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता
इसी नदी के किनारे, गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे, ठीक है। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसी को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये भी ध्यान रखना, युगीन सभ्यताओं की जननी। एक इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। और एक कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिया कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये वाली। तो ये जो मैंने बखान किया है इसको भी अपन एक बार क्या देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ देख लेते हैं। ये देखो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। अब अपन इसको पढ़ते हैं। कांतली नदी, कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम। इसका प्रवाह क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर हो जाती है समाप्त। इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। ये नदी है वो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो आज अपन ने कितनी नदियों के बारे में पढ़ा है? आज अपन ने पढ़ा है एक तो घग्गर नदी के बारे में और एक कांतली नदी के बारे में। इसके अलावा जो नदियां टॉपिक को आज अपन ने स्टार्ट कर दिया, और इसकी जो मुख्य 2 नदियां थी घग्गर नदी और कांतली नदी, कौन सी? आंतरिक प्रवाह वाली। तो अपन ने सबसे पहला फेज छेड़ा है वो, जैसे 3 भाग थे, अरब सागर में जाकर गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी वाली और आंतरिक प्रवाह। तो आंतरिक प्रवाह को आज स्टार्ट किया और इसकी 2 नदियां ले ली। और इसके अलावा आज अपने इसका जो टॉपिक भाई स्टार्ट किया तो उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं ना। तो कल अपन कोशिश करेंगे कि आंतरिक प्रवाह वाला पार्ट कर दे कंप्लीट, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और उसके बाद में अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना जो कीमती कमेंट है वो जरूर से जरूर छोड़ें। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे हमें बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलता है। भाई ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच होती है, तो हमको अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ पा रहे हैं, ज़्यादा लोग हमसे लाभान्वित हो पा रहे हैं। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, उम्मीद वगैरह सब कुछ है, भरोसा विश्वास आप पर कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी एनर्जी और उत्साह के साथ अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।